हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12th के सेमीकंडक्टर चैप्टर के दूसरे लेक्चर में हम पीएन संधि, अवक्षय परत, विभव प्राचीर, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, भंजन वोल्टता यानी अवलांची ब्रेकडाउन वोल्टेज, पीएन संधि डायोड का अभिलक्षणिक वक्र, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेमीकंडक्टर के लिए और बाकी चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप ध्यान से देखें। पीएन संधि होती क्या है? जब पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को विशेष विधि द्वारा एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो यह पी टाइप और यह एन टाइप यानी ये पीएन जंक्शन बनेगा। अब इस पीएन जंक्शन में आप देखेंगे कि ये कैसे जो है करंट मिलेगी या फिर कैसे इलेक्ट्रॉन होल्स का डिफ्यूजन होता है, ड्रिफ्टिंग होती है, ये आप जानोगे। तो पी रीजन में ये आप देख रहे होंगे कि इसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, जो कि ये खाली डाट से दिखाए गए हैं, और यह ग्राही आयन है जो कि ऋणात्मक है। इसी तरह से एन रीजन में इलेक्ट्रॉन जो ये डार्क सर्कल से दिखाए गए हैं, ब्लैक कलर, यह इलेक्ट्रॉन्स हैं और यह दाता आयन्स है। इसका मतलब हो गया कि पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो है इधर आप देख रहे होंगे कि पी रीजन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है और होल्स की डेंसिटी अधिक होती है। इसी तरह से एन रीजन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होती है और होल्स की डेंसिटी कम होती है। इस कारण से पी रीजन में होल्स और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो ये जो है डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज का मतलब है कि पी से एन रीजन की ओर या एन से पी रीजन की ओर आते हैं। तो होल्स यह जो है एन रीजन की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन की तरफ मूव करते हैं। तो जब ये मूव करते हैं तो संधि के पास यह इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे को, ये देख रहे होंगे कि क्या करते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से संधि के बाएं तरफ सिर्फ नेगेटिव चार्ज और संधि के दाहिने तरफ यानी एन रीजन की तरफ सिर्फ प्लस चार्ज हो जाते हैं। तो संधि के पास कुछ रीजन या क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें फ्री चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसमें मुक्त आवेश वाहक प्रेजेंट नहीं होते। मतलब हो गया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब यह सिरा इसका धनात्मक और यह सिरा ऋणात्मक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धन से ऋण की तरफ यानी प्लस से माइनस यानी एन रीजन से पी रीजन की ओर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI डेवलप हो जाती है। और अब जो है जितने रीजन में संधि के पास जितने क्षेत्र में कोई चार्ज कैरियर यानी कोई भी जो है फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है, उस रीजन को अवक्षय परत या ह्रासी क्षेत्र या डिप्लीशन लेयर कहते हैं। तो इस तरह से P और N के बीच में यह जो आप लाइन देख रहे होंगे, यह लाइन जो है PN संधि बन जाती है। PN संधि के निर्माण के समय दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो विसरण और दूसरा अफवाह यानी डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। सांद्रता प्रवणता के कारण कोटर या होल्स P से N की ओर तथा इलेक्ट्रॉन N से P की ओर विसरित होते हैं। तो PN संधि के दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं उसे अवक्षय परत या ह्रासी क्षेत्र कहते हैं। इसकी मोटाई 10 माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। संधि के N फलक पर धनात्मक क्षेत्र तथा P फलक पर ऋणात्मक क्षेत्र होने के कारण धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि फिगर में EI की दिशा में दिखाया गया है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण
संधि के p फलक का इलेक्ट्रॉन n फलक की ओर तथा n फलक का कोटर p फलक की ओर गति करते हैं। इस गति को अपवाह गति या ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर या ड्रिफ्ट मोशन या ड्रिफ्टिंग कहते हैं। इस प्रकार एक अपवाह धारा विसरण धारा के विपरीत प्रवाहित होना आरंभ कर देती है। आरंभ में विसरण धारा उच्च होती है तथा अपवाह धारा निम्न होती है। यानी स्टार्टिंग में डिफ्यूजन के कारण जो धारा होती है वो अधिक होती है और ड्रिफ्ट के कारण धारा कम होती है। लेकिन जैसे जैसे विसरण प्रक्रिया होती जाती है अपवाह धारा बढ़ती जाती है और जब विसरण धारा तथा अपवाह धारा का मान समान हो जाता है, जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो पीएन संधि बनती है। उस स्थिति में विसरण यानी डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्टिंग करंट दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं और नेट करंट जीरो हो जाती है। तो इस प्रकार पीएन संधि के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रॉनों की गति को रोकने का प्रयास करता है। इसलिए इस विभव को रोधिका विभव या प्राचीर विभव या आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। तो ये जो है दोनों सिरों पर जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसका जो डिफरेंस आया वह पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये P और ये N जो इंटरनल फील्ड थी वह प्लस से माइनस की तरफ है, यह E दिखाया गया है। और जितने क्षेत्र में कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है यह इसका विड्थ या डिफ्लीशन विड्थ कहा जाता है। तो इस तरह से बिना किसी बायस के संधि का विभव ये V0 यानी इस सिरे पर प्लस और इस सिरे पर माइनस इसका जो डिफरेंस आता है वह डिफरेंस VO यानी पोटेंशियल बैरियर के बराबर है या उसी को पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। तो पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक है यह आप देख रहे होंगे कि इसका प्रतीक ऐसे दिखाया जाता है। अब इस पीएन संधि डायोड को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला होता है फॉरवर्ड बायस या अग्रदिशिक अभिनति। जब बैटरी के धन सिरे को डायोड के P सिरे से और इसके ऋणात्मक सिरे को N सिरे से जोड़ा जाता है तो इसे कहा जाता है अग्रदिशिक अभिनति या फॉरवर्ड बायस। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि P प्लस से जुड़ गया, P पॉजिटिव N निगेटिव, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। अब ये कैरेक्टरिस्टिक के लिए दिखाया गया है। तो इसके P सिरे और N सिरे पर एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। इस वोल्ट मीटर का पॉजिटिव सिरा P की तरफ और नेगेटिव सिरा माइनस यानी N की तरफ होता है। तो इसके सिरे पर यह पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा यह इसके द्वारा पढ़ा जाएगा। ठीक इसी तरह से इसके सीरीज में एक मिली एमीटर लगा होता है, यानी यहाँ पर करंट की मात्रा जो है यह मिली एम्पियर यानी मिली एमीटर लगाया जाता है तो करंट जो है मिली एम्पियर में होती है। अब यह कैसे कार्य करता है तो इस फिगर में अगर आप देखें ये P क्षेत्र और यह N क्षेत्र। P क्षेत्र में क्या होंगे? कोटर होंगे। N क्षेत्र में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। और यह जो है फॉरवर्ड बायस में जोड़ा गया है तो इसका P जो है प्लस और इसका N जो है माइनस से जोड़ दिया गया। तो अब इस स्थिति में हम ये जान रहे हैं कि जब यह जंक्शन बना है तो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है संधि पर वह N से P की तरफ होती है, लेकिन जो एक्सटर्नल फील्ड है वह एक्सटर्नल फील्ड इस P से N की तरफ होगी। यह एक्सटर्नल फील्ड अधिक होगी और इंटरनल फील्ड यहाँ पर कम होती है। इसके कारण जो डिफरेंस होता है E एक्सटर्नल और E इंटरनल का वह E एक्सटर्नल की दिशा में होता है, अर्थात P से N क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी होल्स उसी दिशा में मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में मूव करेंगे। इस प्रकार से होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं, अर्थात संधि की ओर चलते हैं। जब ये संधि की ओर चलते हैं तो संधि या जो अवक्षय
परत है उसकी चौड़ाई घट जाती है और फलस्वरूप जब यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो ये यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और न्यूट्रलाइज मतलब कि विलुप्त हो गए। ठीक उसी समय पी क्षेत्र में मतलब कि ये जो पी क्षेत्र है, बैटरी के सिरे के पास एक सहसंयोजक बंध टूटता है। तो जब सहसंयोजक बंध टूटेगा तो एक होल्स और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। होल्स जो है उसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ने लगता है और इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ के द्वारा यह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर आ जाता है। तो जब यह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर आता है तो यहाँ पर एक चार्ज को ये ख़त्म कर देता है, पॉजिटिव चार्ज को। ठीक उसी समय बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके और एन रीजन में जा करके उस विलुप्त हुए इलेक्ट्रॉन की जगह ले लेता है। और तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो है ये इस पथ से मूव कर रहे हैं। तो जो वैद्युत धारा होगी वह बाहर की तरफ एन से ये बैटरी होते हुए और फिर ये पी क्षेत्र की तरफ आती है और यही प्रोसेस चलता रहता है। जैसे जैसे हम यहाँ पर ये बढ़ाते हैं क्षेत्र, मतलब यहाँ पर ये वेरिएबल सोर्स दिखाया गया है, मतलब इसके विभव को हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुसंख्यक वाहकों की गति से संधि डायोड में वैद्युत धारा स्थापित हो जाती है और इसके कारण जो धारा यहाँ पर उत्पन्न हो रही है इस धारा को अग्रधारा या फॉरवर्ड करंट कहते हैं। अग्रदिशिक अभिनति में इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करते हैं, अतः अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है जिसके कारण अग्रदिशिक प्रतिरोध का मान कम होता है। यानी इसमें प्रतिरोध जो है, जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, उसकी वैल्यू कम होती है। संधि पर आरोपित अग्र वोल्टेज का मान जब रोधिका या प्राचीर विभव से बढ़ता है तो अग्रधारा का मान धीरे धीरे रैखिक रूप से बढ़ने लगता है। एक्चुअल में होता क्या है कि पहले तो यह बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, फिर यह रैखिक तो दिखाया गया है लेकिन एक्चुअल में यह एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ता है। तो ये वी आई अभिलक्षणिक वक्र यहाँ पर इसका दिखाया गया है। तो वी आई अभिलक्षणिक वक्र का मतलब है कि जैसे जैसे हम अग्रदिशिक वोल्टेज को बढ़ाते हैं उसके करेस्पॉन्डेंट जो करंट बढ़ती है उसको हम दिखा रहे हैं। तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज है 0, 0.1, 0.2, 0.3 और इस तरह से आगे की तरफ दिखाया गया है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये फॉरवर्ड करंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 इस तरह से ये मिली एम्पियर में। तो ये देखते हैं कि जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट से उठना शुरू होता है और सिलिकॉन के लिए 0.6 वोल्ट से उठना शुरू होता है। तो इसका मतलब हो गया कि जीई जर्मेनियम के लिए जो प्राचीर विभव है वह 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। तो अब अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है जो कि इसमें दिखाया गया है। तो यह जो इसका क्षेत्र जितना पोर्शन यह आप देख रहे होंगे कि स्ट्रेट लाइन होता है, इस स्ट्रेट लाइन पर एक स्लोप खींचिए। यह स्लोप जो है, जैसे अगर हमने मान लीजिए कि यहाँ पर एक खींचा तो ये डेल्टा भी बताएगा और ये डेल्टा आई बताएगा। तो इस पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस में यह गतिक प्रतिरोध या डायनेमिक रेजिस्टेंस बताता है जिसको कि आरडी से लिखते हैं। तो आरडी इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। और इस स्थिति में यानी फॉरवर्ड बायस में पीएन संधि का जो डायनेमिक या गतिक प्रतिरोध होता है यह 10 ओम से लेकर के 100 ओम के आर्डर का होता है। मतलब कि यह प्रतिरोध जो है कम होता है। पश्च दिशिक अभिनति रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में क्या होता है कि जब बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को जंक्शन के यानी पीएन संधि के पी से और पॉजिटिव टर्मिनल को एन से जोड़ देते हैं तो इसे कहा जाता है पश्च दिशिक अभिनति यानी रिवर्स बायस वोल्टेज। फॉरवर्ड बायस में कम इस वोल्टेज की जरूरत होती है लेकिन रिवर्स बायस में यहाँ पर वोल्टेज की अधिक आवश्यकता होती है।
तो अगर हम उसमें 5 वोल्ट अगर सपोज कर लीजिए लगा रखे हैं, तो हमें इसमें 5 से 10 वोल्ट 15 वोल्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो वोल्ट मीटर होता है, यह वोल्ट मीटर बैटरी के टर्मिनल के हिसाब से लगाते हैं। तो ये निगेटिव, यानी यहाँ पर वोल्ट मीटर जो लगाएंगे तो उसका निगेटिव सिरा P की तरफ होगा और पॉजिटिव सिरा जो है वो N की तरफ होगा। अब यह किस तरह से कार्य करता है, तो ये P क्षेत्र और ये N क्षेत्र, E इंटरनल अंदर यानी N से P की तरफ लगा हुआ है और यह रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ है। तो रिवर्स बायस में जुड़ा है तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया है और निगेटिव टर्मिनल इसका P क्षेत्र वाला हो गया है। तो यहाँ पर जो बाहर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वह N से P की तरफ है, N से P की तरफ है, और जो इंटरनल है फील्ड है वह भी N से E की तरफ है। अर्थात यह एक्सटर्नल फील्ड इस इंटरनल फील्ड को हेल्प करता है। मीन्स ये कह सकते हैं कि जो नेट फील्ड है वह N से P की दिशा में बढ़ गई। तो होल्स जो है वह उसी दिशा में जाएंगे। किस दिशा में? होल्स जो है वह निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होकर के जाएंगे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, मतलब कि संधि से दूर जाने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप इस संधि की जो चौड़ाई है, लेयर की जो चौड़ाई है वह बढ़ जाती है और जब आरोपित वोल्टता का मान इस पर बढ़ाते हैं तो रोधिका विभव का मान, प्रभावी मान जो होता है वह बढ़ जाता है, जो बहुसंख्यक आवेश वाहकों का दमन करता, मतलब उसको घटाता है, तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के अपवाह में सहायक होता है। इस स्थिति में विसरण धारा का मान नगण्य या लगभग शून्य होता है। अतः परिपथ में नेट धारा I जो I ड्रिफ्ट के बराबर होती है। संधि पर धारा की दिशा N से P की तरफ होती है, N से P की तरफ होती है, जिसे उत्क्रम धारा कहते हैं या रिवर्स करंट कहते हैं। तो डायोड प्रतीप या उत्क्रम धारा अनुप्रयुक्त वोल्टता पर अत्यधिक निर्भर नहीं होती, मतलब कि जो वोल्टता यहाँ लगाई जा रही है इस पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता है। आरोपित विभव का मान और बढ़ने पर धारा का मान नहीं बढ़ता है बल्कि नियत हो जाता है, जिसे संतृप्त उत्क्रम धारा IS कहते हैं। सेचुरेटेड, S स्टैंड्स फॉर सेचुरेटेड है यहाँ पर। तो संतृप्त उत्क्रम धारा यानी सेचुरेटेड रिवर्स करंट कहते हैं। IS का मान आरोपित वोल्टता पर निर्भर नहीं करता है बल्कि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ताप बढ़ने पर आवेश वाहकों की सांद्रता बढ़ती है। ताप जब बढ़ेगा तो थर्मल टेम्परेचर के कारण यानी उसमें विक्षोभ के कारण जो है आवेश वाहकों की सांद्रता यहाँ पर बढ़ती है, जिससे IS का मान बढ़ता है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम से बने संधि डायोड में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर IS का मान 2 गुना हो जाता है। अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर IS का मान में 7% की वृद्धि हो जाती है। याद रखिए, 1 डिग्री टेम्परेचर ताप अगर बढ़ाते हैं तो जो संतृप्त उत्क्रम धारा IS है इसके मान में 7% की वृद्धि होती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट यूज किया जाता है एवलांच भंजन। तो पश्च दिशिक वोल्टेज का मान बहुत अधिक बढ़ने पर अल्पसंख्यक वाहक काफ़ी अधिक गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं, जिससे संधि के समीप सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। और जब सहसंयोजक बंध टूटते हैं तो ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन और कोटर युग्म मुक्त हो जाते हैं। ये आवेश वाहक भी उसी प्रकार से अन्य इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म को मुक्त करते हैं, जिसके फलस्वरूप बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो है इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म मुक्त हो जाते हैं तथा पश्च धारा का मान एकाएक बहुत बढ़ जाता है। इस स्थिति को एवलांच भंजन कहते हैं तथा जिस विभव पर यह घटना घटित होती है उसे भंजक वोल्टता या अवलांची ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो भंजक वोल्टता का मान अपमिश्रित अपद्रव्य परमाणुओं के घनत्व पर निर्भर करता है, मतलब कि जो डोपिंग की गई थी उनके परमाणुओं के घनत्व पर निर्भर करता है। यानी अगर डोपिंग में परमाणुओं की संख्या अधिक होगी तो उनका भंजक वोल्टता भी अधिक होगा।
इसका भी आइए अभिलक्षणिक वक्र। तो इसमें जो है रिवर्स वोल्टेज ये दिखाया गया है और यह जो है रिवर्स करंट दिखाई गई है। तो शुरू में आप ये देख रहे होंगे कि धीरे धीरे बढ़ करके और लगभग ये नियत हो गया है। तो जब रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ रहा है फिर भी संतृप्त उत्क्रम धारा IS का मान नियत है और एक निश्चित वोल्टेज पर ये देख रहे हैं कि अचानक ये बढ़ गया। तो जिस निश्चित ताप के लिए या निश्चित ताप पर कह सकते हैं, यह किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर जब धारा का मान अचानक तेजी से बढ़ता है उस वोल्टेज को भंजक वोल्टता कहते हैं। और फॉरवर्ड बायस की तुलना में रिवर्स बायस में इसका जो प्रतिरोध होता है बहुत ही अधिक होता है और यह 10⁶ ओम यानी मेगा ओम के आर्डर का होता है। यानी उसकी तुलना में बहुत, वह 10 से 100 ओम के बीच का होता है, लेकिन यह जो है मेगा ओम के आर्डर का होता है। अब आप यहाँ पर ये इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये जानें कि अगर कोई भी पीएन जंक्शन संधि दी गई है तो कब वह फॉरवर्ड बायस है, कब रिवर्स बायस है, कैसे जानेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित पीएन संधि डायोड में अग्रदिशिक अभिनत तथा पश्चदिशिक अभिनत बताइए। इस फिगर ए में देखिए, अब ए को देख करके आप बताइए। पी जो है +5 वोल्ट पर है और एन जो है +2 वोल्ट पर है। तो पी का पोटेंशियल हायर हुआ, ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो इसका मतलब हो गया कि यह फॉरवर्ड बायस में होगा। तो ए फॉरवर्ड बायस। बी देखिए, P -5 वोल्ट पर है और N जो है -10 वोल्ट है, ऋणात्मक है दोनों। तो अब -5 वोल्ट अधिक होगा या -10 वोल्ट, तो -5 वोल्ट अधिक है। इसका मतलब है कि P हायर पोटेंशियल पर है और N लोअर पोटेंशियल पर है। इसका मतलब हो गया यह भी फॉरवर्ड बायस में है। सी में देखिए, P 0 पर है, ये अर्थ किया हुआ है, अर्थिंग है यानी भूसंपर्कित है। तो ये 0 पर है और यह -2 पर है। तो 0 बड़ा कि -2 बड़ा, 0 बड़ा। तो इसका मतलब हो गया कि यह सी भी जो है फॉरवर्ड बायस में होगा। डी -2 वोल्ट और 0 वोल्ट, ये अर्थ किया हुआ है, तो ये 0 पर हुआ और ये -2 हुआ। तो -2 वोल्ट जो है यह 0 से कम है। इसका मतलब है कि P का जो पोटेंशियल हो गया, यानी P पर जो पोटेंशियल लगाया गया है यह कम है और N पर अधिक है, यानी यह रिवर्स बायस में हो गया। तो डी जो पोर्शन होगा यह रिवर्स बायस होगा। ठीक इसी तरह से ई पर, इस पर आप देख रहे हैं P पर 20 वोल्ट है और N पर जो है वह 25 वोल्ट है। तो इसका मतलब हो गया कि P पर जो अप्लाई किया गया वह कम पोटेंशियल है और N पर अधिक है, अर्थात यह रिवर्स बायस में होगा। तो आपने देखा कि डी और ई जो है यह रिवर्स बायस में है, ए बी और सी जो है ये फॉरवर्ड बायस में है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि एक पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत की स्थिति में प्रतिरोध 25 ओम है, जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वह 25 ओम है। अग्र अभिनत विभव में कितना परिवर्तन किया जाए कि धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाए। धारा डेल्टा आई 2 मिली एम्पियर तो 2 × 10⁻³ एम्पियर हो गया और आर डी इक्वल्स टू होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू हो गया आर डी इंटू डेल्टा आई। डेल्टा आई की वैल्यू 2 × 10⁻³ है और आर डी 25 है। 25 × 250 10⁻³ यानी इतना वोल्ट हो गया, या इसे आप मिली वोल्ट में कहें तो 50 मिली वोल्ट हो गया। इसका मतलब हो गया कि इसमें अगर हम 50 मिली वोल्ट का परिवर्तन करें तो धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाएगा। चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 में मापी गई वैद्युत धाराएं क्या है यदि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा पीएन संधि डायोड आदर्श है। पीएन संधि डायोड आदर्श का मतलब हो गया कि इसका प्रतिरोध नगण्य है, माने 0 के बराबर है। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें धारा कितनी होगी। तो देखिए 2 वोल्ट की सप्लाई दी गई है, इसका पॉजिटिव सिरा कहाँ जुड़ा है, पॉजिटिव सिरा जुड़ा है यहाँ पर और नेगेटिव सिरा जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक इसी तरह से इसका पॉजिटिव सिरा इस सिरे पर अगर आप देख रहे होंगे तो ऐसे जुड़ा हुआ है। तो A1 में धारा कितनी होगी, A1 में धारा कितनी होगी, तो A1 में जो धारा होगी
आई बराबर वी अपान आर। तो ये हो गया वी और ये हो गया आर। तो इस तरह से 0.4 एम्पियर। इसी तरह से A2 में धारा, तो ये कितनी हो जाएगी, वही 2 वोल्ट की सप्लाई इसके सिरे पर लगाई गई है, और यह जो है इसमें जा रहा है जो है कितना 5 ओम ऑफर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जो है 0.5 एम्पियर की करंट होगी। चित्र में प्रदर्शित पीएन संधि डायोड एक 11 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़े गए हैं। प्रत्येक डायोड से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। 11 वोल्ट लगाया गया है, यह 100 ओम या 150, 50 ओम, 50 ओम। अब आप ये देखिए कि यह जो है इसका पी सिरा हायर पोटेंशियल पर है, इसका नेगेटिव सिरा है और इसका पॉजिटिव सिरा है। इसका मतलब है कि जो D2 है यह रिवर्स बायस में है। तो जब रिवर्स बायस में है तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसमें जो है धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब इसमें कितना होगा, अब यहां से सपोज कर लीजिए कि जो टोटल धारा है वह I है, तो यह दो भाग में बढ़ जाएगी, इसमें I1 चली जाएगी और इसमें I2 चली जाएगी और फिर यहां पर आकर के I। तो इसका मतलब है कि हम अगर यहाँ पर D1 और D3 का प्रतिरोध निकाल लें तो ये दोनों कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो प्रोडक्ट अपान सम 150 गुणे 50 बटा 150 प्लस 50, या आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं 1 बटा 150 प्लस 1 बटा 50 बराबर, फाइंड करके निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 75/2 ओम। अब यहाँ पर हम जो है किरचॉफ लॉ यूज करेंगे। तो अब इस परिपथ में कुल प्रतिरोध हो गया 75/2 और प्लस 100 ओम जो है जो बैटरी के बगल में लगा हुआ है, तो इस तरह से आ गया ये 275/2। तो परिपथ में कुल धारा I बराबर V अपान आर, तो इस तरह से 2/25 एम्पियर। अब किरचॉफ का नियम अगर आप लगा दें तो 100I प्लस 150 I1 बराबर 11। इस फिगर से अगर आप देखें, यहां से देखिए ये यहां से लगाया गया है, तो I1 इंटू 150 और प्लस 100 I इक्वल्स टू 11। तो इससे जो है ये I की वैल्यू पता है, 100 इंटू 2/25 प्लस 150 I1 बराबर 11। तो 150 I1 बराबर 11 और ये 25 चौको 100, 4 दूना 8, 8 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3। तो I2 बराबर यानी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से I1 की वैल्यू हो गई 3/150। जब 3/150 हो जाएगा, यहाँ देखिए आ गया था 3/150 बराबर यानी 150 हो गया। और I2 की वैल्यू I माइनस I1, I की वैल्यू हो गई 2/25 और I1 1/50। तो इस तरह से 3/50 यानी I1 1/50 और I2 3/50 एम्पियर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन है कि दिए गए पीएन संधि डायोड से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, -1 वोल्ट की सप्लाई है और इस पर जो प्रतिरोध लगा है वह 300 ओम का है। तो इसमें प्रवाहित धारा I बराबर डेल्टा V अपान आर, डेल्टा V तो 5 माइनस -1 अपान आर 300, 6/300 यानी 0.02 एम्पियर।